5 जुलाई वर्ष 2005 की बरसाती अंधेरी रात में विकासनगर थाना क्षेत्र में यमुना किनारे बसे ढालीपुर गांव के बाहर आम के बाग में अपने कुछ साथियों के साथ मैं खड़ा था। सामने 50 मीटर के फासले पर बह रही यमुना के बरसाती थपेड़ों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र में हुई तेज बारिश के कारण आज दोपहर लगभग 3 बजे नदी में अचानक बाढ़ आ गई थी। यमुना का लगभग 800 मीटर चौड़ा पाट जल से भरा हुआ था। अभी यमुना ने ऊंचाई वाले स्थानों को अपने आंचल में नहीं समेटा था और उन्हें टापुओं की शक्ल देकर यह वेगवती फुफकारती हुई उनके आसपास से बह रही थी। इन्हीं टापुओं में से एक पर 8 और दूसरे पर 5 खनन मजदूर फंसे थे। थाना विकासनगर से इनकी सूचना मिलने पर मैं मौके पर पहुंचा था। इस वक्त रात के 9 बज रहे थे। मौके पर अंधेरे और बारिश में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। गहन अंधकार में यमुना विकराल रूप में गर्जन करती हुई बह रही थी। यह अपने साथ उखड़े पेड़, झोपड़ों के अवशेष, पशु कंकालों और विषधरों को समेटे बढ़ी जा रही थी। नदी तल में लुढ़कते पत्थरों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। बाढ़ का ऐसा भयावह मंजर पहले कभी नहीं देखा था। टार्च की रोशनी नदी के बीच टापुओं तक पहुंचने में असमर्थ थी। टापू पर फंसे ट्रकों की लाइट थोड़ी थोड़ी देर बाद जलकर वहां फंसे मजदूरों के जीवित होने का संकेत दे देती थी। मैंने यहाँ के हालातों से मुख्यालय को अवगत करा दिया था। कप्तान साहब का संदेश मिला कि वे हालात के मुताबिक ज़रूरी साजो सामान और टीम के साथ जल्दी ही मौके पर पहुँचेंगे। तब तक मैं मोर्चा संभालूं। जाहिर था कि मदद आने में कम से कम 3 घंटे लगने थे और मौजूदा हालातों में टापू पर फंसे लोगों तक पहुंचना दुष्कर था। गांव वालों से बातचीत के दौरान पता चला कि फंसे हुए लोगों में से एक के पास मोबाइल फ़ोन है। अंधे को क्या चाहिए, बस 2 आँखें। सो आनन फानन में उससे संपर्क किया गया। उससे जानकारी मिली कि उसके टापू का आकार बढ़ते जल स्तर के साथ सिकुड़ता जा रहा है। 2 ट्रक पानी में डूब चुके हैं। मात्र एक ट्रक जो ऊंचाई पर है बचा है, मगर अब उसके पहियों को भी जल छूने लगा है। नदी तल का रेत पत्थर कट जाने से यह तिरछा हो गया था। यदि नदी का प्रवाह ऐसा ही रहा तो यह भी जल राशि में लुढ़क कर चला जाएगा। टापू के पूरी तरह डूबने में अभी करीब 3 फुट जल स्तर में कमी थी। इस दूरभाष संवाद ने स्थिति की गंभीरता स्पष्ट कर दी। मैंने उनसे कहा कि वे लोग टापू पर आग जलाकर रखें ताकि उनकी लोकेशन का ज्ञान होता रहे। इस वक्त तक ट्रकों की रोशनी लगभग नाकाम हो चुकी थी। मोबाइल पर ये मेरा पहला और आखिरी संवाद सिद्ध हुआ। मेरे समक्ष असली हालात उजागर हो चुके थे। जाहिर था कि पहला टापू जो किनारे से लगभग 350 मीटर दूर था और 5 जिंदगियों को बचाए था, उसे डूबने में अधिक से अधिक 3.5-4 घंटे लगने थे। दूसरा टापू 200 मीटर दूर था। इस पर 8 मजदूर थे, मगर ये अपेक्षाकृत ऊंचा था। हमारी फौरी चुनौती पहले टापू पर फंसे 5 मजदूरों को बचाने की थी। इस समय रात्रि के 10 बज चुके थे। इस उफनती नदी में रात के अंधेरे में जहां हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, ऐसे में बिना संसाधन किसी भी बचाव दल को पानी में उतारना आत्मघाती सिद्ध होता। मौजूदा हालात में मुख्यालय की टीम का इंतजार करना ज़रूरी था, क्योंकि टापू के जलमग्न होने में अभी वक्त था। हमने नदी किनारे एक बड़ी आग जलाई ताकि टापू पर फंसे लोगों को हमारी मौजूदगी और स्थिति का ज्ञान रहे। मौजूदा वाहनों का रुख नदी की ओर करके लाइट्स जलवाई गईं। क्षेत्र प्रकाशित होने से माहौल की भयावहता में कमी हुई। उपलब्ध पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर टापू पर फंसे लोगों को संदेश दिए ताकि उनमें आशा का संचार होता रहे। थोड़ी देर बाद करीब 500 मीटर के आपसी फासले पर 2 लाल प्रकाश बिंदु चमकने लगे। दोनों टापुओं पर भी अग्नि प्रज्वलित हो गई थी। नदी तट पर जल रही अग्नि भी उन्हें ऐसे ही टिमटिमाते प्रकाश बिंदु की तरह नज़र आ रही होगी। इन 3 अग्निपुंजों ने एक त्रिकोण बना दिया था, जिसके एक कोने पर नदी तट पर हम थे और दूसरे पर 5 और तीसरे कोने पर 8 मानव जीवन मौजूद थे। दूर रहते हुए भी इस त्रिकोण ने हम सब के बीच एक मौन संवाद स्थापित कर दिया था। इस बीच कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि यमुना के कैचमेंट एरिया में ऊपर ज़ोरदार बारिश होने से जल स्तर तेज़ी से बढ़ने लगा है। यह सीधा संकेत था कि फंसे हुए मानव जीवन की रक्षा कार्य हेतु समय सीमा कम हो रही थी। मुख्यालय से सूचना मिली कि तैराक दल मुनि की रेती से अपने साजो सामान के साथ 1 घंटा पहले रवाना हो चुका था, मगर इसे देहरादून होकर मौके पर पहुंचने में कम से कम 2 घंटे और लगेंगे।
इसी समय पुनः ज़ोरों की बारिश शुरू हो गई। हम सब किनारे पर जल रही आग को बचाने में जुट गए और इसे जैसे तैसे जीवित रखा, मगर इस बारिश में नदी की ओर अग्नि त्रिकोण का एक बिंदु गायब हो गया था। मेरे मन में बुरे विचार आने लगे। बैराज कंट्रोल रूम की सूचना के अनुसार पिछले 1 घंटे में यमुना में 1500 क्यूसेक वाटर डिस्चार्ज बढ़ा था। मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैं पुनः माइक लेकर टापू के लोगों को संबोधित करके चिल्लाने लगा कि वे अपनी मौजूदगी दिखाने हेतु कोई संकेत दें। अफसोस कि टापू की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी। मैं मन ही मन बचाव दल के शीघ्र पहुंचने की कामना कर रहा था। नाउम्मीदी के इस आलम में ड्रैगन लाइट से टापू की दिशा में प्रकाश डाल रहा था। मौके पर मौजूद लोग भी टापू वालों को आवाज़ें दे रहे थे। अचानक मेरी लाइट टापू पर खड़े ट्रक के रिफ्लेक्टर पर पड़ी और हल्की सी लाल चमक परावर्तित हुई। मुझे जवाब मिल गया था कि टापू यदि डूबा भी है तो अभी ट्रक का रिफ्लेक्टर पानी से ऊपर है, अतः मजदूर ट्रक के ऊपर सुरक्षित होंगे। इस समय रात्रि का 1 बज चुका था। एक टीवी चैनल का उत्साही दल भी मौके पर आकर ग्रामीणों के इंटरव्यू ले रहा था। दोनों टापुओं की अग्नि बुझ चुकी थी। अब किनारे पर हमारे वाहनों की लाइट्स और अग्निशिखा प्रकाशमान थी। इसी वक्त कप्तान साहब का मोबाइल पर संदेश मिला कि वे 10 मिनट में ढालीपुर पहुंच जाएंगे। साथ में डीएम साहब भी हैं। इस संदेश ने हम सब में एक नई जान फूंक दी। बचाव दल रात्रि करीब 1:30 बजे मौके पर पहुंचा। कप्तान साहब राफ्ट पर जाने के लिए मुख्यालय से तैयार होकर आए थे। उन्हें मैंने मौके की सारी स्थिति समझाई। नदी तट पर तत्काल एक्शन प्लान बनाया गया। टीम की ब्रीफिंग की गई। वायरलेस सेट के चैनल निर्धारित कर ट्यून कर दिए गए। मोबाइल फ़ोन को संचार के वैकल्पिक साधन के रूप में रखा गया। वाहनों की लाइट्स और ड्रैगन लाइट्स से टापुओं की लोकेशन दर्शाने हेतु संकेत तय किए गए। योजना इस प्रकार बनी कि यमुना अप स्ट्रीम में लगभग 2 किलोमीटर ऊपर जाकर 2 राफ्ट्स नदी में उतारे जाएंगे। सभी सदस्य सुरक्षा संसाधनों से लैस रहेंगे। एक राफ्ट पर स्वयं कप्तान साहब रहकर रेस्क्यू टीम की कमान संभालेंगे। इस तैयारी के दौरान मुझे एक ही बात खटक रही थी कि समय तेज़ी से फिसलता जा रहा था। जहां एक ओर यमुना का जल स्तर बढ़ता जा रहा था, वहीं अब टापुओं की ओर से जीवन के संकेत भी प्राप्त होना बंद हो गए थे। अब बचाव दल बिना समय गंवाए यमुना में अप स्ट्रीम स्टार्टिंग पॉइंट की ओर रवाना हो गया। मैंने वायरलेस सेट से रेस्क्यू टीम के साथ संचार समन्वय की जिम्मेदारी ली। डीएम साहब मेरे साथ रुक गए। रात्रि 2:30 बजे बचाव दल ने अपने राफ्ट्स यमुना की धार में उतारने की सूचना दी। हर 2 मिनट पर मेरा बचाव दल से संपर्क हो रहा था। सब मना रहे थे कि राफ्ट्स जल्दी से जल्दी टापुओं तक पहुंच जाएं। हम यमुना किनारे झाड़ियों के बीच खड़े यमुना के बहाव आने की दिशा में आंखें गड़ाए थे। अभी तक बचाव दल का कोई प्रकाश संकेत नहीं दिखा था। दूर दूर तक घना अंधकार और दहाड़ती यमुना के शोर के अतिरिक्त वहाँ कुछ नहीं था। इस बात का भी भरोसा नहीं था कि अब पहला टापू सलामत भी है या नहीं। बचाव दल को पानी में उतरे आधा घंटा हो गया था। इसी बीच ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई और हमारा वायरलेस संपर्क टूट गया। कप्तान साहब ने मोबाइल पर बताया कि सेट में पानी चले जाने से उनका सेट काम नहीं कर रहा था। अब मात्र मोबाइल फ़ोन संचार का साधन था। बचाव दल हमसे टापुओं की लोकेशन के बारे में पूछ रहा था, मगर बचाव दल को किनारे की लाइट्स में से कोई भी मदद नहीं मिल रही थी। हमने वाहनों की लाइट्स 3 बार जला बुझाकर संकेत दिए तो बचाव दल को हमारी लोकेशन मिल गई। जहां पर हम खड़े थे वहां पर यमुना की धार का 1 किलोमीटर पीछे से आ रहा घुमाव खत्म होता था। अतः इसी घुमाव के कारण बचाव दल को हमारे संकेत नहीं दिख रहे थे। अगला लक्ष्य अंधेरी यमुना के उफनते जल में उन टापुओं की तलाश करना था जिन पर फंसे मजदूर अपनी जान की सलामती की दुआ मांग रहे थे। हमने अपनी ड्रैगन लाइट्स को पहले टापू पर फंसे आधे डूबे ट्रक के रिफ्लेक्टर पर फोकस किया तथा बचाव दल को गाइड करना शुरू किया। पहले तो राफ्ट धीरे धीरे आगे बढ़ा, मगर तत्काल ही डाउन स्ट्रीम की ओर तेज़ी से बढ़ने लगा और तेज़ बहाव में टापू से आगे निकलकर विलुप्त हो गया। इस पर कप्तान साहब सवार थे। उन्होंने बताया कि उनका राफ्ट हिमाचल प्रदेश की ओर तट पर लग गया है और वे सकुशल हैं। इस खतरनाक अभियान को शुरू हुए करीब 1 घंटा हो चुका था, मगर अभी तक पहले टापू पर फंसे 5 मजदूरों से संपर्क नहीं हो सका था। दूसरा राफ्ट दल खुद को मुख्य धारा से बचाकर राफ्ट को अप स्ट्रीम में किसी तरह रोके हुए था। नदी में बह रहे उखड़े ठूंठ और काट कबाड़ बार बार राफ्ट से टकरा रहे थे, मगर इस दल ने हिम्मत नहीं हारी और कई बार मार्ग भटकने के बाद भी अपना राफ्ट इस टापू पर पहुंचाकर ही दम लिया। इस वक्त इस टापू पर पानी की चादर बिछ चुकी थी और शांत क्लांत मजदूर
ठंड में थरथरा रहे थे। दल ने उनको राख में सकुशल बैठाने की सूचना दी। इस समाचार से हमारी पार्टी में हर्ष की लहर दौड़ गई। कप्तान साहब ने धारा के विपरीत जाकर दूसरे टापू पर पहुंचकर बाकी 8 मजदूरों को बचाने की पेशकश की, मगर डीएम साहब ने मना कर दिया और उन्हें वापस लौटने के लिए कहा। दूसरा टापू ऊंचा था, अतः इसके फिलहाल डूबने का खतरा नहीं था। कप्तान साहब ने पुनः राफ्ट पानी में उतारा और डाउन स्ट्रीम से 2 किलोमीटर नीचे रामपुर मंडी के निकट सुरक्षित इस पार उतारा। 5 मजदूर को लेकर दूसरा दल भी हमारे पास तट पर आ लगा। इस समय सुबह के 4:30 बज रहे थे। बचाव दल थका हुआ था, मगर उनके चेहरे खुशी से दमक रहे थे। उन्होंने अपने प्राण संकट में डालकर 5 अनमोल जीवनों को बचाकर एक मिसाल कायम की थी। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने उनका वीरोचित स्वागत कर पीठ थपथपाई। इस समय उजाला फैलने लगा था। पहले टापू का अब जल में नामो निशान नहीं था। दूसरे टापू के 8 मजदूर अभी सुरक्षित थे, जिन्हें 1 घंटे बाद पुनः बचाव दल ने जाकर सुरक्षित किनारे पर ला दिया। काली रात का अंत हो चुका था। सुबह का उजाला चारों ओर फैला था। हम सब रात के गीले कपड़ों में बातचीत में यूं मशगूल हो गए मानो रात कुछ हुआ ही नहीं था। सब कुछ एक सपना था। इस पकी हुई उम्र में जब भी मैं वो बरसाती रात याद करता हूँ तो वो डूबता टापू आज भी रोमांचित कर देता है। उस रात मैंने पूरी एक ज़िंदगी जी ली थी।